मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास 11th की में हम लोग आज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे। देखिए, सेल साइकिल पहले समझ लेते हैं कि सेल साइकिल है क्या, यानी कोशिका चक्र। तो कोई भी सेल है वो उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है और उस लाइफ टाइम में वो कई सारे इवेंट से होके गुजरती है। ठीक है, तो जो भी इवेंट्स होते हैं उन और उसके बाद जो डिवीजन होता है वो कंप्लीट इवेंट और डिवीजन जो है वो सेल साइकिल में इंक्लूड होता है। तो सेल साइकिल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज ए सीरीज ऑफ या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स टू डिवीजन ऑफ द सेल। तो वो सारे इवेंट जो कि सेल के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो सेल साइकिल कहलाती है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन में। Definition is cell cycle is a sequence of events which that leads to division of one cell into two daughter cells। ठीक है, इसका मतलब कि वो सारे इवेंट्स जो कि सेल को डिवाइड करे एक सेल से दो सेल में वो क्या कहलाएंगे, सेल साइकिल। अब टाइप्स ऑफ या phases of cell cycle, phases of cell cycle। सेल साइकिल को कितने फेज में डिवाइड किया जा सकता है? तो सेल साइकिल को दो फेज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला इंटरफेज, जिसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इट इंक्लूड G1 फेज, दूसरा है S फेज और तीसरा है G2 फेज। ठीक है, तो इंटरफेज या प्रिपरेटरी फेज या रेस्टिंग फेज जिसमें जो सेल है वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है और इसको फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज जिसको फर्स्ट गैप फेज कहते हैं, इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, बायोसिंथेसिस या बायोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो फास्ट होती है, कई सारे सेल्स के नंबर बढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनल के नंबर बढ़ते हैं, जैसे राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके नंबर बढ़ेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा जो कि सेल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर आती है एस फेज। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट होता है, मतलब एक डीएनए से दूसरे एक और डीएनए बनता है। तो इस तरीके से दो डीएनए तैयार हो जाते हैं। G2 फेज, इसको सेकंड गैप फेज कहते हैं, इसमें भी बायोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो फास्ट होती है, इसमें भी एंजाइम और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो कि डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल ग्रो करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरफेज को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सेल साइकिल है इट इज अप्रोक्सीमेटली 24 आवर साइकिल होती है इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन में, जबकि ईस्ट में ये 90 मिनट 90 आवर की साइकिल होती है। तो हर एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग
टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो 24 आवर साइकिल को हम इंटरफेज और एम फेज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी डिवीजन फेज में। तो पहला फेज हो गया इंटरफेज यानी रेस्टिंग फेज, सेकंड फेज है डिवीजन फेज या फिर जिसे कहते हैं एम फेज। एम फेज को फर्दर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो जो डिवीजन फेज है यानी सेकंड फेज आफ्टर इंटरफेज, इंटरफेज में सारी प्रिपरेशन हो गई कि सेल को अब डिवाइड करना है। फिर सेल डिवीजन फेज में पहुंची। डिवीजन फेज में अलग अलग इवेंट्स होंगे और उन इवेंट्स के आधार पर इनको फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अभी इसको डिटेल में समझेंगे। पहले हम इस सेल साइकिल को रफली अगर हम डायग्राम से समझना चाहें तो उसको कैसे समझेंगे। तो अगर ये आपको डायग्राम याद रहेगा तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि जो फेज है वो जनरली 2 पार्ट में डिवाइड है सेल साइकिल की। एक एक है एम फेज, फिर एम फेज के बाद आता है G1 फेज, G1 फेज, फिर है एस फेज और G2। तो इसको हम इस तरीके से ओके। तो ये हो गया एम फेज, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। इसमें G1 से लेके G2 तक ये कहलाता है इंटरफेज, INTER। ठीक है, ये हो गया इंटरफेज। G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। ठीक है, ग्रोथ होती है सेल की, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एस फेज जिसको सिंथेसिस फेज कहते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन या फिर इसको डीएनए डुप्लीकेशन भी कहते हैं। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे। इसके अलावा फिर होता है जो G2 फेज है, इसमें फिर फर्दर सेम प्रोसेस, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब ये जो G1 G2 है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर G1 को लिख सकते हैं हम फर्स्ट ग्रोथ फेज,
एस को हम लिख सकते हैं सिंथेसिस फेज, और G2 को हम लिख सकते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज, और M हो गया माइटोसिस। अब माइटोसिस भी 4 भागों में डिवाइडेड है। एक हो गया प्रोफेज, प्रोफेज, दूसरा हो गया मेटाफेज, फिर एनाफेज, और लास्ट है टीलोफेज। तो ये 4 फेजेस माइटोसिस हो गई। तो इस तरीके से सेल साइकिल को अगर हम डायग्राम से याद करेंगे तो आसानी से हम याद कर सकते हैं कि सेल साइकिल में इंटरफेज होती है जो कि G1, S और G2 में डिवाइडेड होती है, और एक डिवीजन यानी एम फेज होती है जिसको माइटोसिस कहते हैं। अब हम सबसे पहले इंटरफेज में कौन कौन सी फेज होती है इसको समझते हैं। तो इंटरफेज यानी रेस्टिंग फेज, इसमें सबसे पहले कौन सी फेज है? G1 फेज। ठीक है, तो G1 फेज में क्या हो रहा है? सेल प्रिपेयर प्रोटीन एंड एंजाइम which is responsible for DNA duplication. At this phase, cell is biosynthetically एक्टिव। तो इस फेज में G1 फेज में क्या हो रहा है? प्रोटीन और एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। वो प्रोटीन बन रही है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सी प्रोटीन है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के रिस्पॉन्सिबल है? तो जैसे कि लाइगेज हो गई, डीएनए पॉलीमरेज हो गई, डीएनए हेलिकेज हो गई, डीएनए टोपोआइसोमरेज हो गई। ठीक है, तो ये सारी जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज आएगा तो वो पॉलीमराइज करेगा डीएनए को, डीएनए लाइगेज आएगा तो आफ्टर रिपेयर जो भी टूट गए होंगे उनको वापस से जोड़ा जाएगा। डीएनए हेलिकेज होगा, वो क्या करेगा? उसके हेलिकल स्ट्रैंड को वो ओपन करेगा। डीएनए टोपो आइसोमेरेज क्या होगा? जो उसमें टेंशन क्रिएट होगा उसको जो है रिलैक्स करेगा। तो इस तरीके से ये एंजाइम अगर इस फेज में नहीं बनेंगे तो डीएनए डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है। जीवन के बाद फिर आता है, और जीवन फेज भी में एक और जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इट इज मोस्ट वेरिएबल फेज। इट इज मोस्ट वेरिएबल फेज। वेरिएबल फेज का मतलब यह है कि इसमें जो टाइम टू टाइम जो है इवेंट वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको मोस्ट वेरिएबल फेज कहा गया है। इसके बाद आता है एस फेज यानी सिंथेसिस फेज। एस फेज में जो डीएनए है, डीएनए देखिए इस तरीके से हेलिकल डीएनए होता है। अब ये डीएनए क्या होगा? ये डीएनए ओपन हो जाता है, एक डीएनए दूसरे डीएनए से इस तरीके से
ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद ये डीएनए के साथ इसमें पॉलीमरेज आएगा और उसके साथ एक अलग डीएनए बनाएगा, इसमें पॉलीमरेज आएगा तो एक और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। तो इस तरीके से एक डीएनए से दो डीएनए बन गए। मतलब ये है कि ये डीएनए ओपन होगा, और ओपन होने के बाद दोनों डीएनए एज ए टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। जब वो एज ए टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो फिर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो हमेशा मौजूद होते हैं सेल साइटोप्लाज्म में, वो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड इसमें अटैच होना शुरू करेंगे। और अटैचमेंट कौन प्रोवाइड करता है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक, तो डीएनए पॉलीमरेज उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको अटैच करवाएगा। तो इस तरीके से एक एक टेम्पलेट जो है वो एक एक डीएनए बन जाएंगे। तो एक डीएनए से दो डॉटर डीएनए बन गए, एक ये डॉटर डीएनए बना और एक ये डॉटर डीएनए बना। तो एस फेज में क्या हुआ, एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन हुआ, which leads to doubling of DNA। तो डीएनए जो है वो डबल हो गए। अब जब डीएनए डबल हुए तो फिर क्या हुआ, जो क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम नाउ बिकम हैव टू क्रोमेटिड्स। तो क्रोमोसोम हमने इससे पहले के लेक्चर में भी बताया था कि क्रोमोसोम इस तरीके से सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड से अटैच होते हैं। ये क्रोमेटिड्स है, जब डीएनए डुप्लीकेट होगा तो एक क्रोमेट सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड्स अटैच हो जाएंगे। तो एक से दो क्रोमेटिड होंगे, तो डीएनए डुप्लीकेट होगा, ना कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन बस उसमें आर्म जो है वो डबल हो गई, यानी क्रोमेटिड जो है वो डबल हो गई। तो इस तरीके से एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हुआ, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलवेज रिमेन सेम ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज में वो हमेशा सेम ही रहते हैं। अब G1 फेज के बाद G2 फेज, G2 फेज में भी सेम चीजें हैं, उस इसीलिए हमने इसको जो है रफ नहीं किया है। इसमें भी क्या हो गया कि सेल जो है, सेल प्रिपेयर प्रोटीन एंजाइम विच इज, अब इसमें जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाएगा। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि अब डीएनए डुप्लीकेशन वाले एंजाइम नहीं बनेंगे, क्योंकि डीएनए तो डुप्लीकेट हो चुका है। अब कौन से प्रोटीन और एंजाइम बन रहे हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। अब वो एंजाइम और प्रोटीन बनेंगे जो कि सेल डिवीजन के रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कि सेल जो है सबसे पहले स्वेल होगी, यानी कि सेल का साइज बढ़ेगा। क्योंकि अगर सेल का साइज नहीं बढ़ेगा तो जब उससे डिवाइड होने के बाद दो सेल जो बनेगी वो तो फिर स्मॉल साइज हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है, सेल का साइज जो है इक्वल रहता है। तो सेल का साइज इसी फेज में, G2 फेज में बढ़ जाएगा। बढ़ जाने के बाद फिर उसमें वो एंजाइम बनेंगे जो कि सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, कैस्पेजेस होगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को जो एंजाइम जोड़ेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर बनेंगे। तो इस फेज में सेल डिवीजन के लिए जो प्रोटीन होंगे उनका फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद इंटरफेज तो यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। इंटरफेज के बाद फिर जो नई फेज आती है वो है, अब तो प्रिपेयर हो गया, प्रिपरेशन के बाद फिर क्या होगा, अब सेल डिवीजन होगा। तो सेल डिवीजन के लिए कौन सी फेज है, एम फेज है। अब देखते हैं कि सेल डिवीजन कैसे होता है।
तो नेक्स्ट फेज आ गई सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अब देखिए कोशिका विभाजन मनुष्य के सेल में या जो भी यूकैरियोटिक सेल है उनमें दो तरीके की कोशिका होती है। एक होती है सेल को डिवीजन के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, एक है सोमैटिक सेल और एक होती है जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल्स में जो गोनेट्स होते हैं यानी कि मेल गोनेड टेस्टिस हो गया और फीमेल गोनेड हो गया ओवरी। तो जो सेल्स गोनेट्स में पाई जा रही है, मेल गोनेट्स यानी टेस्टिस में या फीमेल गोनेट्स ओवरी में, उन सेल में जो डिवीजन होता है वो जर्म सेल का डिवीजन कहलाता है। और इसके अलावा जितनी सेल्स हैं, ऑल सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल्स, वो कहलाती है सोमैटिक सेल्स। और जो जर्म सेल्स में चेंज होता है, ठीक है, वही आगे के जनरेशन में ट्रांसफर होता है। या जर्म सेल्स में जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं वही चेंजेस को कैरी करते हैं और वो फिर नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाते हैं। जबकि सोमैटिक सेल के चेंज जो है वो एक ही जनरेशन में रहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं अगर वो जर्म सेल्स तक के क्रोमोसोम तक नहीं पहुंचे। ठीक है, तो इस तरीके से डिवीजन के लिए जो सेल्स हैं वो दो तरीके की हैं, सोमैटिक और जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो कि जर्म सेल्स के अलावा जितनी सेल्स होती हैं बॉडी में वो है, जबकि जर्म सेल्स वो सेल्स हैं जो कि गोनेट्स में पाई जाती है, टेस्टिस और ओवरी, जो कि आगे चल के स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन करती है। अब इन सेल के आधार पे जो डिवीजन है वो भी दो टाइप का होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। तो सेल डिवीजन के दो प्रकार हैं, पहला है माइटोटिक सेल डिवीजन और दूसरा है मियोसिस या मियोटिक सेल डिवीजन। अब माइटोटिक सेल डिवीजन को समझते हैं। तो माइटोटिक सेल डिवीजन इट अकर इन सोमैटिक सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसके बाद जो माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, इट इज ए इक्वेशनल सेल डिवीजन because division of cell produce two daughter cells which have equal number of chromosomes as in parent cell। तो इक्वेशनल सेल डिवीजन इसको कहते हैं। इक्वेशनल सेल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों होते हैं? क्योंकि आफ्टर डिवीजन जो दो डॉटर सेल बने हैं वो जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है इसमें भी सेम होते हैं और डॉटर सेल में भी सेम होते हैं, इसीलिए इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। तो ये बात हो गई कि ये सोमैटिक सेल में होता है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये सोमैटिक सेल में होता है। दूसरी चीज ये है कि क्रोमोसोम नंबर इक्वल होते हैं।
तीसरी चीज ये है कि एक सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये है इसके मेन पॉइंट। अब माइटोटिक सेल डिवीजन को चार भागों में डिवाइड किया गया है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम एक एक इवेंट को समझते हैं। प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में और टीलोफेज में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज में। तो अर्ली प्रोफेज में जो सेल है उसमें क्रोमोसोम सबसे पहले कंडेंस होंगे। इसके बाद ये अर्ली प्रोफेज है। क्रोमोसोम जनरली पहले क्या थे, एक धागे नुमा संरचना थी, ठीक है, जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे। लेकिन जब वो प्रोफेज में पहुंचते हैं तो ये जो धागे नुमा संरचना है ये अब क्या हो जाती है, ये अब क्रोमोसोम का निर्माण कर लेती है। यानी क्रोमेटिन फाइबर जो है वो क्रोमोसोम तैयार कर लेते हैं। जो लेट प्रोफेज है इसमें क्या होता है, इसमें अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है और न्यूक्लियोलस ये डिसअपियर हो जाता है। बचते क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम बचते हैं, बाकी जो मेम्ब्रेन है क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपियर हो गई, डिसअपियर, गायब हो जाती है। न्यूक्लियोलस ये भी डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं। इसके बाद मेटाफेज। मेटाफेज में अब जो क्रोमोसोम है ये मेटामेरिक प्लेट पे आ जाते हैं। और क्रोमेटिन फाइबर, अच्छा यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स भी होते हैं, यहाँ पर इनका जो है फॉर्मेशन शुरू हो चुका होता है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये एक एक सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, ये है सेंट्रियोल, ये भी सेंट्रियोल है। और ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। अच्छा, अटैचमेंट सेंट्रोमियर में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमियर के पास एक प्रोटीन होती है जो उसको कहते हैं क्रोमेटो काइनेटोकोर। ये प्रोटीन होती है यहाँ पर। तो हुआ क्या, मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम या ऑल क्रोमोसोम अरेंज्ड इन इक्विटोरियल और मेटामेरिक प्लेट, सेंट्रियोल फॉर्म
spindle fiber which finally attached to each chromosome on both sides. दोनों साइड से वो हर एक क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं. नेक्स्ट, मेटाफेज के बाद एनाफेज. एनाफेज में अब ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये सेंट्रोमियर से ब्रेक हो जाएंगे. ब्रेक हो जाएंगे तो ये जो है अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर जाएंगे. इस तरीके से अब जो क्रोमोसोम अटैच्ड थे अब वो क्रोमेटिड की तरफ से ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि फोर्स लगेगा तो वो क्या होंगे, दो पार्ट में हो जाएंगे. जो ऊपर वाले क्रोमेटिड्स हैं वो ऊपर तरफ चले जाएंगे और जो नीचे वाले क्रोमेटिड्स हैं वो नीचे की तरफ चले जाएंगे. तो इस तरीके से क्रोमेटिड्स एनाफेज में क्रोमेटिड्स break into two equal half and move towards their respective pole. अब ये अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर जाएंगे. एनाफेज के बाद जो लास्ट फेज होती है यानी टीलोफेज. टीलोफेज इज जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज. जो प्रोफेज में हुआ था, ठीक है, अब उसका उल्टा होता है टीलोफेज में. तो प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में जो क्रोमोसोम थे कंडेंस थे, ठीक है. अब यहाँ पर क्रोमोसोम जो है फ्री हो जाएंगे. ठीक है, शुरुआत में भी 4 क्रोमोसोम थे, अब यहाँ पर 4 ऊपर रह जाएंगे और 4 नीचे रह जाएंगे. इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अब इन क्रोमोसोम के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डेवलप हो जाएगी. इन 4 के ऊपर डेवलप होगी और इन 4 के ऊपर नीचे डेवलप होगी. इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी डेवलप हो जाएगा यहाँ पर, इनके पास भी इनके पास भी. तो इस तरीके से टीलोफेज में चीजें रीअपियर होती हैं. रीअपियर क्या क्या हुआ, मेम्ब्रेन रीअपियर हुई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसके अलावा और क्या, इसके अलावा न्यूक्लियोलस रीअपियर हुआ. तो इस तरीके से अभी तक क्या क्या चीजें हुई, अभी तक हुई कि यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था. अभी तक साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हुआ है, अभी सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है. तो न्यूक्लियस डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. तो कोई भी डिवीजन होगा उसमें 2 फेज होते हैं हमेशा. एक पहला जो फेज होता है वो कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है सबसे पहले डिवाइड होगा. और आपने देख लिया कि कौन कौन से इवेंट थे जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हुआ. पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और टीलोफेज. इन सब में डिवीजन हुआ तो जिससे पूरी तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड हो गया. अब न्यूक्लियस क्या बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए इस तरीके से. फिर सेकंड फेज होती है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी साइटोकाइनेसिस. तो कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म.
अब ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट में अलग तरीके से होता है और एनिमल में अलग तरीके से होता है। ये मान लीजिए ये प्लांट सेल है और ये मान लीजिए ये एनिमल सेल है। और यहाँ पर आपने देखा कि ऊपर मेम्ब्रेन डेवलप हो गई है, नीचे मेम्ब्रेन डेवलप हो गई है। यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है, यहाँ भी 4 क्रोमोसोम है, यहाँ न्यूक्लियोलस है। अब यहाँ पर क्या होता है, बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर प्लांट सेल है तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, प्लांट सेल है, तो क्या बनी, सेल प्लेट। सेल प्लेट कैसे बनी, यहाँ पर क्या होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, जैसे कि एक्टिन है, मायोसिन है, ये सब प्रोटीन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे और अल्टीमेटली ये एक दूसरे से ब्रेक हो जाएंगे और एक सेल से 2 सेल बन जाएगी। यानी कि एक ये बन गई, एक इस तरीके से ये बन गया। अभी इसको क्लियर कर देंगे। अगर ये एनिमल सेल है तो फिर क्या होता है, एनिमल सेल में भी वही सेम कंडीशन है कि चारों क्रोमोसोम है, इधर भी चारों क्रोमोसोम है। इसमें क्या होता है कि जो सेल साइटोप्लाज्म है वो कंस्ट्रिक्ट होगा एक मिडिल पे। कंस्ट्रिक्ट होने से क्या होगा, फरोइंग होगी, और ये इन्वेजिनेशन और डीप होता जाएगा और अल्टीमेटली ये एक दूसरे से फ्यूज होके फिर ब्रेक हो जाएंगे। तो इसको ऐसे समझ ले कि एनिमल सेल में सेल फरो या सेल इन्वेजिनेशन से सेल डिवीजन होता है और प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन से सेल डिवीजन होता है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए सेल ये जब ब्रेक हुई तो कैसे, एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई। इसके पास मेम्ब्रेन है, इसके पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके पास भी 4 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी न्यूक्लियर सेल है, यहाँ पे भी न्यूक्लियर। तो इस तरीके से एक सेल से ये 2n थी, ये भी 2n है, ये भी 2n है, तो 2 सेल बन गई। तो आफ्टर डिवीजन या आफ्टर माइटोटिक डिवीजन 1 मदर सेल प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल which have equal number of chromosome as in मदर सेल। जितना मदर सेल में था उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो डॉटर सेल में भी रहेगा। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, ये इसका जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है। तो इतना आपको इवेंट याद रखना है और या आप डायग्राम भी याद कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।